Let us see pollination, everyone. In the preceding sections, you have learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in pollen grain and embryo sac respectively. हमने देख लिया है कि मेल गैमेट जो होता है दैट इज आर माइक्रोस्पोर और pollen grain वो कहाँ प्रोड्यूस होता है इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द pollen grain and female gamete that is our embryo sac is में प्रेजेंट होता है राइट एज बोथ टाइप्स ऑफ gametes आर नॉन मोटाइल पॉलन ग्रेन भी नॉन मोटाइल होता है इसको हमें फैक्टर्स देने पड़ते हैं जिसकी हेल्प से ये मूव करता है वेदर इट बी बायोटिक और abiotic they have to be brought together for fertilization to occur. How is this achieved? इसमें क्या आपको याद रखना है कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं. क्लियर. पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. पॉलिनेशन बना ही इसलिए है कि हम इन दो गैमेट्स को मिला पाए. ट्रांसफर ऑफ pollen grains shed from the anther to the stigma of the pistil is termed as pollination. Clear. pollen grains का ट्रांसफर होना to the stigma of the pistil is called pollination. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination. Flowering plants, as we know, angiosperms most advanced type of plants हैं, better than pteridophytes, gymnosperms. तो इनके पास adaptations भी best type की हैं to achieve the best outcome of any pollination, right? They make use of external agents to achieve pollination. Can you list of these possible external agents? आगे ही हम ये पढ़ेंगे. Kinds of pollination. It depends upon the source कि pollination का source क्या है और pollen का source क्या है. 3 type of हमें pollination देखने को मिलते हैं इस chapter में. First is autogamy. Auto word itself refers कि आपस में ही कुछ होगा, right? In this type the pollination is achieved within the same flower. That is एक flower है जिसमें male और female पार्ट्स एक ही में प्रेजेंट है तो वहाँ पे ही पॉलिनेशन हो जाती है. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर यहाँ पे देखने को मिलता है. इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेज द एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर. बट अगर हम नॉर्मल फ्लावर की बात करें जिसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होंगे तो वहाँ पे आप ऐसा सोचेंगे यहाँ पे कि ऑटोगैमी तो ईजिली हो जानी चाहिए, बट नो, दिस इज़ अ चांस फैक्टर कि उन दोनों में आपस में कभी ऑटोगैमी हो. वाई? बिकॉज बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स एयर में प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, तो वो आकर के पॉलिनेट कर सकते हैं उस स्टिग्मा को. क्लियर. ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड ऑल्सो एंथर्स एंड द स्टिग्मा शुड बी लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर. इसमें वही बताया जा रहा है कि अगर एंथर जो है वो डिहाइस करने का उसका जो टाइम है उसी टाइम पे स्टिग्मा शुड बी मैच्योर और वो रिसीव करने के लिए प्रिपेयर्ड हो, रेडी हो, राइट. तो इसको यहाँ पे सिंक्रनी देखने को मिलनी चाहिए बिटवीन द पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी. प्लस एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर ताकि ट्रांसफ़र हो पाए. एक लंबा एक छोटा ऐसा नहीं होता है इसमें. ऐसा होगा तो ऑटोगैमी विल बी अ चांस फैक्टर देयर, देन इट विल बिकम रेयर. They should lie close to each other so that self pollination can occur, that is autogamy हो जाए. Some plants such as viola, common pansy जिसको हम कहते हैं, oxalis and commelina, they produce 2 type of flowers, that is chasmogamous flowers which are similar to the flowers of other species with exposed anther and stigma, clistogamous flowers which do not open at all. तो हमें यहाँ पे कुछ स्पीसीज़ फ्लावर्स की दी हुई है, प्लांट्स की दी हुई है, जैसे कि वायला जिसको हम कॉमन पेंसी भी कहते हैं, ऑक्जालिस इज़ अ टाइप ऑफ ग्रास, एंड कॉमेलिना जिसका डायग्राम इसमें हमें देखने को मिलता है इन दिस बुक ऑन द सेम पेज, राइट. ये 2 टाइप ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक क्लिस्टो एक कैज़मो. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, राइट, बट कैज़मोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं. इनका एंथर एंड सिग्मा दोनों एक्सपोज होता है टू द एयर. बट क्लिस्टोगैमस CL कम्स हियर, मतलब इसके फ्लावर्स क्लोज्ड होते हैं, ये बिल्कुल ओपन नहीं होते. इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर. डेफिनेटली वो क्लोज हैं तो आपस में गैप उनके में कम होता है. व्हेन एंथर्स डिहाइस इन द फ्लावर बर्ड्स pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination, right. इनके में pollination immediately हो जाती है. Thus clistogamous flowers are invariably autogamous. इनवेरिबली ऑटोगमस मतलब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई और काइंड ऑफ पॉलिनेशन करवा पाएँ, ये बाई नेचर ही ये ऑटोगैमस होंगे, एज देयर इज़ नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा.
सेम फ्लावर का सेम पॉलन ही उसमें लैंड कर सकता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। इसका ये एक एडवांटेज है कि आपको सीड की फॉर्मेशन हमेशा देखने को मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे हमें किसी एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पे डिपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पॉलिनेट कर देता है। राइट, डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमस इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू प्लांट? देखो, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो हैं वो एडवांटेजियस भी हैं और एडवांटेजियस भी हैं एंड डिसएडवांटेजियस भी हैं। एडवांटेजियस इन द सेंस कि ये सीड सेट अश्योर्ड है, यहाँ पे होगी ही होगी, एंड डिसएडवांटेजेस इस सेंस में कि यहाँ पे सीड सेट तो है बट कोई वेरिएशन आने का चांस नहीं है। सेम फ्लावर के सेम पॉलन सेम स्टिग्मा कांटेक्ट में आते रहेंगे, हमें वेरिएशंस देखने को नहीं मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलन कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे टू द स्टिग्मा। राइट, नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज गिटेनोगैमी, जिसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट होता है। दैट इज एक सिंगल प्लांट है, हिबिस्कस का एक प्लांट है, उस पर मेल फ्लावर है दूसरा एंड एक दूसरा फ्लावर है जो फीमेल फ्लावर है, तो वहाँ पे इनके बीच में पॉलिनेशन होगी। ऑल द गिटेनोगैमी फंक्शनली इज क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट। डेफिनेटली एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे भी आना है तो आपको पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो बट जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट, तो उनकी जेनेटिक्स भी बिल्कुल सेम ही होंगे। दूसरे प्लांट का आता तो चल भी जाता, तो हम इसको कहते हैं कि ये जेनेटिकली भी एक क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, बट ऐसा नहीं होता इन द केस ऑफ गिटेनोगैमी। यहाँ पे सेमी प्लांट के फ्लावर्स होते हैं दो अलग अलग, तो ये जेनेटिकली सेल्फ ही होता है बट इट अपीयर्स की क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है यहाँ पे हमको। राइट, थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज जीनोगैमी, जिसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होती है। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, जिसमें अलग अलग हमारे पास कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं एंड ये एक्चुअली में यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रही होती है। पॉलिनेशन दो टाइप की होती है, क्रॉस एंड सेल्फ। तो हमने आगे के दो जो पढ़े दैट इज ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी, वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन थी। जीनोगैमी में हमें क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें फ्लावर्स दे रखे हैं। दिस इज़ द फ्लावर ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर, दिस इज़ अ सनफ्लावर विच इज़ क्रॉस पॉलिनेटेड, मतलब अलग अलग पॉलन से ये पॉलिनेट होता है। एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर ये रहा, जिसमें हमें दो टाइप के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, एक कैस्मोगैमस ऊपर का फ्लावर जो ओपन होगा, पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, एंड क्लिस्टोगैमस इट इज़ प्रेजेंट अंडरग्राउंड, मीन्स यहाँ पे कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस इज़ अंडरग्राउंड, इसमें आपको लेबल करके पूछ सकते हैं कि विच इज़ क्लिस्टो एंड विच इज़ कैस्मो, सो यू शुड रिमेंबर कि ऊपर का जो है वो कैस्मो है एंड जो अंडरग्राउंड प्रेजेंट है वो रूट्स के पास जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। Let's see now agents of pollination. Plants use two abiotic and biotic agents to achieve pollination. Abiotic में क्या है हमारे पास wind and water, biotic में animals होते हैं। Majority of the plant use biotic agents for pollination. Majority इसमें से भी किसकी होती है? biotic की, because वो ज़्यादा dependable है। abiotic में chance factors होते हैं, right? Only a small proportion of plant use abiotic agents. Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. इसलिए प्लांट्स प्रेफर करते हैं कि वो बायोटिक एजेंट्स पे डिपेंड करें टू कंपनसेट फॉर अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन्स। द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। तो ऐसे अगर फ्लावर्स आप देखो जिसमें ए बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है, दैट इज़ विंड पॉलिनेटेड या वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स अगर हुए, तो उसमें अमाउंट ऑफ pollen grains released will be far more than the number of ovules present in that particular plant जिसका हम pollination करवाना चाहते हैं, particular flower जिसका हम pollination करवाना चाहते हैं, ताकि chance factor है ना, तो इतने हम pollens release कर दे कि कोई ना कोई तो contact में आ ही जाए with the stigma and further pollination हो जाए। Pollination by wind is more common among the abiotic pollination. हमने wind and water abiotic pollinating agents में देखा है, बट उसमें भी विंड और वाटर में अगर कंपैरिजन करें तो विंड से ज़्यादा कॉमन पॉलिनेशन होती है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाई विंड करेंट्स। नाउ दिस इज़ वेरी लॉजिकल थिंग कि आपको अगर विंड पॉलिनेशन करवानी है, एयर के थ्रू ब्लो करके जाना है, तो यू हैव टू बी लाइट,
You have to be non-sticky. If you stick everywhere, then you can't be transported via wind currents, right? They often possess well exposed stamen so that the pollens can easily disperse into the wind currents. स्टेमिन अगर एक्सपोज होगा तभी पॉलन ईजिली एयर के कांटेक्ट में आएंगे एंड वो उसके साथ ब्लो करते हुए स्टिग्मा को अचीव कर सकते हैं, राइट? एंड लार्ज ऑफन फैदरी स्टिग्मा टू ईजिली ट्रैप द एयरबोर्न पॉलन ग्रेन्स. स्टिग्मा अब इसमें कैसा होगा, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है हमारा नॉट स्टेमन, बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है हमारा स्टेमन, तो वहाँ से हमें पॉलन्स का ट्रांसफ़र ईजी होगा. अगर रिसीव करना है तो हमें तब भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड चीज़ चाहिए, दैट इज़ लार्ज फैदरी सा स्टिग्मा चाहिए, ताकि वो रिसीव भी कर पाए वो पॉलन्स जो एयर में रिलीज हो चुके हैं, ताकि मैक्सिमम वो एरिया ऑक्यूपाई कर पाए एंड मैक्सिमम पॉलन्स वो ट्रैप कर पाए. Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. मतलब बहुत छोटे छोटे फ्लावर मिल करके इन्फ्लोरेसेंस बना देते हैं, बड़ा सा पार्ट बना सकते हैं सो दैट वो पॉलन के कॉन्टैक्ट में ईजिली आ पाए. एंड ऑल्सो इनके पास वन सिंगल ओव्यूल होगा. A familiar example is the corncob. The tassels you see are nothing but the stigma. That is here in diagram as we can see. These are the tassels. ये क्या है? स्टिग्मा, जो ट्राई क्या कर रहे हैं कि एयरबोर्न जो भी हमारे पास पॉलन्स हैं उनको ये ट्रैप कर पाए. विच वेव इन द विंड टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स. इन ऑर्डर टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स ये वेव करते हैं ये पूरे कॉर्नकॉब्स के टेसल्स, राइट? विंड पॉलिनेशन इज़ क्वाइट कॉमन इन द ग्रासेस. ग्रासेस में ही विंड पॉलिनेशन होती है ज़्यादातर. सो एग्जाम्पल यू कैन टेक ऑफ ग्रासेस. पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स. एज वी हैव सीन कि एबायोटिक ही वैसे बहुत कम होता है, बट अगर होता भी है तो मैक्सिमम विंड के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू बहुत कम होता है. ओनली 30 जेनेरा, मोस्टली उसमें भी मोनोकॉट्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं वाटर पे फॉर देयर पॉलिनेशन पर्पजेज, राइट? एज अगेंस्ट दिस you would recall that water is a regular mode of transport of male gametes among the lower plant groups such as alga, bryophytes and pteridophytes. It is believed, particularly for some bryophytes and pteridophytes, that their distribution is limited because of the need of water for transport of male gametes and fertilization. हमने प्लांट किंगडम चैप्टर में ये देखा है कि वाटर जो होता है वो मीडियम की तरह यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमीट्स, क्योंकि वो भी नॉन मोटाइल होते हैं. तो ऐसा लोअर प्लांट्स में हमने देखा है, जैसे कि एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में. एंड ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स क्यों फ्लरिश नहीं कर पाए, क्यों ज़्यादा अबंडेंट नहीं हो पाए, यूबिक्विटस नहीं हो पाए? बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट बहुत लिमिटेड सी थी कि उनको वाटर चाहिए ही चाहिए फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स, तो वो लिमिटेड है. इसके लिए इन ऑर्डर टू बिकम अनलिमिटेड ग्रोथ होती ही जाए, पॉलिनेशन होता ही जाए, उसके लिए ये वाटर पे डिपेंडेंसी कम रखे हैं दिस फ्लावर्स मैक्सिमम. एंड सिर्फ 30 जेनेरा में हमें देखने को मिलती है, वो भी सिर्फ मोनोकॉट्स में. क्लियर? सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, एंड मरीन सी ग्रासेस जैसे कि जोस्टेरा है. ये तीनों ही सिर्फ वाटर पॉलिनेटेड हैं, नॉट एनी अदर प्लांट एज ऑफ मतलब हमारे नीट के सिलेबस से, राइट? वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला जो फ्रेश वाटर है, एंड जोस्टेरा एक मराइन सी ग्रास है. नॉट ऑल aquatic plants आर यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ये मिसकंसेप्शन लोगों में होता है कि अगर कोई वाटर हैबिटेट वाला प्लांट है तो उसमें पॉलिनेशन का मेथड तो वाटर ही होना चाहिए, बट नो, इट इज़ नॉट सो. वो पॉलिनेशन का मेथड विंड और वाटर भी यूज़ कर सकते हैं. In a majority of aquatic plant such as water hyacinth and water lily, majority of aquatic plants may flower emerge above the level of water and are pollinated by insect or wind, or as in most of the land plants. जैसे most of the land plants में कैसे pollination होती है, by wind और by insects, right? तो सेम वे में मेजोरिटी ऑफ aquatic plants में भी यही होता है. वो भले ही aquatic हो बट उनमें pollination किससे होनी है, इंसेक्ट से होनी है या तो विंड से होनी है. जैसे कि वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली हो गया, इन सब में इंसेक्ट या विंड पॉलिनेटेड होते हैं. ये वाटर में है, डजंट मैटर, वाटर से पॉलिनेटेड ये नहीं होते हैं. इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सर्फेस ऑफ वाटर बाय अ लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर्स और पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन टू द सर्फेस ऑफ वाटर. वेलिस्नेरिया में क्या होता है कि फीमेल फ्लावर जो होती है वो एक स्टॉक बनाती है एंड उसके थ्रू वो ऊपर सरफेस ऑफ वाटर पे आ जाती है, जहाँ पे हमें मेल गैमेट्स जो होते हैं वो पैसिवली
बाय वाटर करंट मेल गैमीट्स होते हैं जो इवेंचुअली फीमेल फ्लावर के कॉन्टैक्ट में आते हैं एंड स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आते हैं. इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज द सी ग्रास, जो हमारी जोस्टेरा है, इसमें अदर मैकेनिज्म है. दैट इज फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर एंड पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर. वेलिस्नेरिया में क्या हो रहा था कि फीमेल फ्लावर ऊपर आ रही थी, बट जोस्टेरा में विद इन द वाटर अंडर वाटर पॉलिनेशन होती है, जिसको हम वेलिस्नेरिया को एपीहाइड्रोफिली भी कहते हैं. वाटर पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली कहते हैं. विंड पॉलिनेटेड को एनिमोफिली कहते हैं. इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स को हम एंटमोफिली कहते हैं. राइट, दिस आर डिफरेंट टर्म्स विच आर नॉट एनी मोर आस्क्ड इन नीट, बट स्टिल यू शुड नो, राइट, जस्ट फॉर जनरल पर्पज़. तो सी ग्रासेस जो है हमारे जोस्टेरा, इसमें फीमेल फ्लावर विद इन वाटर रहेगी, सबमर्ज्ड रहेगी, एंड जो मेल गैमीट है दैट इज पॉलन ग्रेन्स अंडर वाटर ही रिलीज होते हैं. पॉलन ग्रेन्स इन सच मैनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन शेप्ड एंड दे आर कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर. वो पैसिवली वाटर के फ्लो के साथ ही कैरी होते हैं एंड ये लॉन्ग रिबन शेप्ड होते हैं. लॉन्ग रिबन शेप्ड होते हैं ताकि उनका फ्लो ईजी हो सके विद द वाटर. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. क्या होता है, एक क्योंकि वो वाटर में है तो दे कैन गेट कोटेड और वो सिंक कर सकते हैं, सॉरी दे कैन गेट सेटल डाउन, बट इट इज़ नॉट सो बिकॉज उनके पास एक कवरिंग होगी, म्यूसिलेज की कवरिंग, जो उनको वेट होने से प्रिवेंट करेगी एंड हैवी होने से प्रिवेंट करती है. बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल and do not produce nectar. Very logical thing. क्यों उनको pollination के लिए किसी को अट्रैक्ट ही नहीं करना, तो what is the use of being colorful there, right? तो ये हमें कलरफुल नहीं दिखने को मिलते हैं. What would be the reason for this? I have explained you. See, इस डायग्राम में क्या दिया गया है, ये वेलिस्नेरिया का डायग्राम है जिसमें फीमेल फ्लावर एक स्टॉक के थ्रू ऊपर तक आ चुकी है, राइट, एंड ऊपर में ये मेल गैमेट्स हैं. दिस आर द मेल फ्लावर मीन्स मेल गैमेट्स. ये सराउंड कर लेते हैं इसको एंड बहुत सारे यहाँ पे आपको छोटे छोटे देखने को मिलेंगे मेल गैमेट्स जो सराउंड कर रहे हैं हमारे स्टिग्मा को एंड पॉलिनेशन हो रहा है, राइट. मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज a range of animals such as a pollinating agent. For example, bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds like sunbirds and hummingbirds, one of the smallest bird, and bats as the common pollinating agent. तो बायोटिक एजेंट्स में हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं मैक्सिमम, राइट. उसमें भी बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, वास्प्स, दीज ऑप्शंस यू शुड नो सो दैट आप पिकअप कर पाओ अगर ऑप्शंस में आपको दे रखे हैं तो. Clear? Among the animal, insect particularly bees are the dominating biotic pollinating agents. Bees बहुत ज़्यादा dominate करती हैं इसमें भी, biotic agents में भी. Even larger animals such as some primates, that is lemur, arboreal, that is tree-dwelling animals, rodents, और even reptiles जैसे कि geco lizard and हमारी garden lizards जो होती हैं, they have also been reported as a pollinator in some species. तो लार्जर एनिमल्स भी सम पॉलिनेशन को ब्रिंग अबाउट करते हैं. ऑफन फ्लावर ऑफ डिफरेंट ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज एनिमल. मतलब जो एनिमल से पॉलिनेट होते हैं उनकी एडेप्टेशन हो जाती है कि वो उसी एनिमल से टेंड करते हैं पॉलिनेट होने की, उनको हैबिट हो जाती है जैसे इंडिविजुअल्स की होती है. मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगरेंट एंड रिच इन नेक्टर. When the flowers are small, a number of flowers are clustered into inflorescence to make them conspicuous. Animals are attracted to the flower by color and or fragrance. The flower pollinated by flies and beetles secrete a foul odor to attract the insects. To sustain animal visits, the flowers have to provide rewards to these animals. Nectar and pollen grains are the usual floral rewards, right? तो majority of insect pollinated plants में क्या होता है कि वो लार्ज होंगे ताकि इंसेक्ट्स उनको ईजिली देख पाए, एंड कलरफुल होंगे ताकि इंसेक्ट अट्रैक्टेड हो, फ्रेगरेंट होंगे सो दैट कोई इंसेक्ट है अगर फ्रेगरेंस से अट्रैक्ट होता है तो वो भी हो जाए. नेक्टर में रिच होंगे ताकि वो नेक्टर खाने के चक्कर में आए एंड पॉलिनेशन हो जाए. व्हेन द फ्लावर्स स्मॉल होंगे जब वो, तो वो जॉइन होकर के कपल कर करके बड़ी सी इन्फ्लोरेसेंस बना देते हैं ताकि वो कॉन्स्पिकियस हो जाएं, ताकि वो दिखने लग जाए एनिमल को और वो ईजिली अट्रैक्टेड हो उनसे. एंड जो फ्लाइज एंड बीटल से पॉलिनेट होते हैं फ्लावर्स, इनके लिए तो उनको ओडोर सिक्रीट करनी पड़ती है, एक बैड सी फाउल सी ओडोर सिक्रीट करनी पड़ती है ताकि ये अट्रैक्ट हो पाए टुवर्ड्स दैट फ्लावर.
एंड एनिमल विजिट्स को कंटिन्यू रखने के लिए इनको सेम लाइक ह्यूमन बींग्स इनको प्लांट्स को भी कुछ रिवॉर्ड ऑफर करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ बीट, इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर और pollen grain. Nectar and pollen grains are the floral rewards. For harvesting the reward from the flower, the animal visitor comes in contact with the anther. They come in contact with the anther and the stigma, right? पहले एंथर पे कांटेक्ट में आएंगे एंड देन स्टिग्मा पे जाएंगे सो दैट पॉलिनेशन इज completed. The body of the animal gets coated with the pollen grains which are जनरली स्टिकी. पॉलन ग्रेन्स को इसलिए स्टिकी होना पड़ता है अगर एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स है तो, सो दैट वो इजीली बॉडी पे इंसेक्ट के स्टिक कर जाए एंड ट्रांसपोर्ट हो. When the animal carrying the pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. Clear? In some species, floral rewards are in providing safe places to lay eggs. An example is that of the tallest flower, that is Amorphophallus, जिसकी हाइट कितनी होती है 6 फीट होती है. ये हमें ये कह रहे हैं कि फ्लोरल रिवॉर्ड पहला तो नेक्टर होता है, दूसरा pollen grains टू ईट, एंड थर्ड क्या हो सकता है कि सेफ प्लेस हो, उन एनिमल्स को सेफ प्लेस मिले उन फ्लावर के अंदर एग ले करने के लिए. जैसे कि हमारा टॉलेस्ट फ्लावर जो है Amorphophallus, सिंस वो टॉलेस्ट है तो उसमें एग ले करने के लिए बेस्ट प्लेस हो सकता है वो एंड सेफेस्ट प्लेस हो सकता है. तो उसमें भी कुछ एनिमल्स उसको पॉलिनेट करने के लिए आते हैं एंड एग ले करते हैं और उनका पॉलिनेशन भी हो जाता है. A similar relationship exists between a species of moth and the plant yucca, where both species, moth and the plant, cannot complete their life cycle without each other. Moth और युक्का प्लांट होता है जिसमें मॉथ पॉलिनेशन ब्रिंग अबाउट करता है. ये दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती. इतना ज़्यादा ये एक दूसरे से अटैच्ड हो चुके होते हैं, एक दूसरे के मतलब इनकी रिक्वायरमेंट होती है. द मॉथ डिपॉजिट्स द एग्स इन द लॉक्यूल ऑफ ओवरी, दैट इज़ ओवरी में जो स्पेस होता है वहाँ पे मॉथ आकर अपना एग डिपॉजिट करता है. एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड, सिंस मॉथ उस पर आया है तो वो पॉलिनेट हो जाएगा. द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग एंड सीड स्टार्ट डेवलपिंग. नाउ लार्वा की ग्रोथ हो गई, एग से लार्वा बन गया, लार्वा उससे बाहर आ जाएगा एंड सीड की डेवलपमेंट अपनी कंटिन्यू रहेगी. कोई इफेक्ट नहीं हुआ, फ़ायदा हो गया कि पॉलिनेशन हो गई. Why don't you observe some flower of the following plants for any other available to you? Cucumber, mango, peepal, coriander, papaya, onion, lobia, cotton, tobacco, rose, lemon, eucalyptus, banana. Try to find out which animal visits them and whether they could be pollinators. You will have to patiently observe the flowers over a few days and at different times of the day. You could also try to see whether there is any correlation in the characteristics of a flower to the animal that visits it. Carefully observe it. Any of the visitors comes in contact with the anther and stigma, as only such visitors can bring about pollination. Many insects may consume pollen and nectar without bringing about pollination. और ऐसे insects को हम क्या कहते हैं? पॉलन या नेक्टर ड्रॉपर्स, जो नेक्टर तो ले लेते हैं क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन होता है तो वो तो ले लिया उन्होंने, पॉलन्स भी ले लिए, खा लिए अगर न्यूट्रिशस है तो, बट उसके बाद उन्होंने पॉलिनेशन नहीं की. सो उस केस में हम उनको क्या कहेंगे? नेक्टर रॉबर या तो पॉलन रॉबर. You may or may not be able to identify the pollinators, but you will surely enjoy your efforts. So let's see now outbreeding devices. Majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. अब इसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं, आपको यहाँ पे मेजॉरिटी याद रखना है, नॉट सम, कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में क्या होता है कि बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स सेम फ्लावर पे होता है, पार्ट्स सेम फ्लावर पे होता है. तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि पॉलिनेशन आपस में ही हो जाती है, दैट इज़ ऑटोगेमी होती है, रिपीटेड. तो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन. फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज आर क्रॉस पॉलिनेशन, राइट. तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन अगर कंटिन्यूड हुआ तो फिर हमें वैराइटीज़ कैसे मिलेंगी, राइट, बेटर अडेप्टेशंस के चांसेस कैसे होंगे. तो उसके लिए हमारे पास आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होती हैं.
In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. पहला तो यही है कि हम सिंक्रोनाइजेशन नहीं रखें. अगर मान लो एंथर अभी मेच्योर कर रहा है तो रिसेप्टिविटी ऑफ पॉलन ग्रेन रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा बाद में हो, तो वहाँ पे कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है. तो अगर एंथर डिहाइज भी कर गया, पॉलन ग्रेन रिलीज भी हो गए, तो पॉलिनेशन नहीं होगी. सो फर्स्ट मेथड ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस हमारा ये हो जाता है, नो सिंक्रोनाइजेशन. Either the pollen is released before the stigma becomes receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen. अगर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो गया तो उसको प्रोटोगाइनी कहते हैं. अगर एंथर पहले डिहाइस हो गया और मेच्योर हो गया और डिहाइस हो गया तो उसको हम प्रोटेंड्री कहते हैं. राइट. इन सम अदर स्पीसीज एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशंस सो दैट pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. इनकी पोजिशन अलग कर सकते हैं हम, मतलब वो नेचुरली वो अलग अलग हो सकते हैं ताकि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ना हो पाए, अडेप्टेशन हो सकती है उनके में. बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगेमी. आपस में उनके बीच में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर सकता है ये दोनों मेथड, नो सिंक्रोनाइजेशन प्लस डिफरेंट पोजिशनिंग. थर्ड डिवाइस इज टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग, जिसको हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं. इट इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जेनेटिक होता है. एंड इट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और द सेम फ्लावर ऑफ द सेम और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. अगर मान लो एक प्लांट है उस पे से सेम फ्लावर में से अगर पॉलिनेशन हो रही है तो उसको भी प्रिवेंट कर सकता है. या तो अगर एक फ्लावर है या और दूसरा फ्लावर है सेम प्लांट का तो उसमें भी ये पॉलिनेशन प्रिवेंट कर सकता है. फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल. ये इनहिबिट करेगा पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को थ्रू आउट आर स्टाइल. अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. फ्लावर्स हम यूनिसेक्सुअल प्रोड्यूस करें, दैट इज़ मेल और फीमेल पार्ट्स इन डिफरेंट प्लांट्स हो, तो उसमें आपस में ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो ही जाएगी. इफ़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, दैट इज़ मोनोशियस. मोनोशियस मतलब एक ही बॉडी में दोनों प्रेजेंट है, जैसे कैस्टर और मेज में होता है. इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट गिटेनोगैमी. तो ये ऑटोगैमी कैसे प्रिवेंट करेगा और गिटेनोगैमी कैसे नहीं, क्योंकि इनमें फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल बनेंगे. तो ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो ही गई, बट गिटेनोगैमी तो हो ही सकती है. एक फ्लावर दूसरा फ्लावर, उनमें पॉलिनेशन हो ही सकती है सेम प्लांट की. तो ये मेथड हम नहीं यूज़ करेंगे. राइट. इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया मेल फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, डायोशियस कंडीशन होती है. एक मेल प्लांट है, पूरा एक प्लांट है जिसमें सारे मेल फ्लावर्स हैं, दूसरा प्लांट है जिसमें सारे फीमेल प्लांट्स हैं, फीमेल फ्लावर्स हैं. तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हमारे को ऑटोगैमी हो या गिटेनोगैमी हो या कोई भी हो. राइट. ये बेस्ट मेथड है टू प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड गिटेनोगैमी बोथ. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमें पपाया का सबसे मेजरली याद रखना है कि इसमें डायोशियस कंडीशन होगी जो प्रिवेंट कर सकते हैं बोथ ऑटो प्लस गिटेनोगैमी को. Let's see pollen pistil interaction. Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen, compatible pollen of the same species as the stigma. Often pollen of wrong type, either from other species or from the same plant, if it is self-incompatible, also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen, whether it is of the right type, compatible ho, or of the wrong type, that is incompatible. If it is of right type, the pistil accepts the pollen and promotes post-pollination events. इसमें हमें क्या देखना होता है कि जैसे हर एक चीज़ में हम चेक करते हैं चीज़ों को, तो सेम वे में पिस्टिल के थ्रू पूरी पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होनी है, तो वो भी एक चेक का सिस्टम अपने पास रखी है कि जो पॉलन ट्यूब है वो राइट टाइप का है या नहीं. रैंडमली किसी भी स्पीसीज़ का वो तो पॉलन आकर के किसी भी दूसरे स्पीसीज़ ऑफ प्लांट पे पड़ सकता है, तो वो तो उसकी तो जर्मिनेशन नहीं हो सकती ना, उनके बीच में कभी पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन का इवेंट हो ही नहीं सकता. तो उसके लिए राइट टाइप का ही पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो, उसके लिए यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के नाम से कहते हैं. और पिस्टिल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो टेस्ट कर पाए कि जो पॉलन ग्रेन आया है उसकी ग्रोथ हम करवाएं या ना करवाएं. अगर राइट टाइप है तो उसकी ग्रोथ करवाएगी, प्रमोट करेगी उसकी ग्रोथ को एंड जर्मिनेशन करवाएगी पॉलन ट्यूब की. अगर राइट टाइप ऑफ नहीं है तो उसको प्रिवेंट करेगी. ये हमें कुछ पिक्चर्स हैं जिनके थ्रू ये दिखाया गया है कि ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है थ्रू आर पिस्टिल. एंड इन दिस फिगर एज वी कैन सी बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आए हैं जिसमें से कुछ की पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही है. एंड एक फाइनली पॉलन ट्यूब क्या करता है, माइक्रोफाइलर एंड से एंटर करता है टुवर्ड्स आर
एग सेल, राइट, सिनोजिड से होते हुए फिलीफॉर्म एपेरेटस से होते हुए वो एग सेल के पास एंटर करेगा एंड फाइनली अपने मेल गैमेट्स को इसमें डिस्चार्ज करता है. क्लियर? If the pollen is of wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style. अगर गलत हुआ तो उसको prevent कर देगा उसकी growth को. The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and the pistil. ये very important line है कि ये continuous dialogue होता है mediated by few chemicals जिसमें interact करते हैं हमारे pollen के with the pistil. It is only in the recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interactions leading to the recognition followed by acceptance or rejection. ये concept जो है pollen pistil interaction का ये बहुत recent है अभी. Right, as mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grains germinate on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pores. तो pollen tube की growth होगी अगर वो accept कर लिया है उसको pistil ने, that is it is of right type. The content of the pollen grain move through the pollen tube. Pollen tube grows through the tissues of stigma and style and reaches the ovary. You would recall that in some plants pollen grains are shed at the two-celled condition. हमने पढ़ा है कि एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल होता है 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में जब शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन होती है. ये कंडीशन ये भी हो सकती है कि जनरेटिव सेल टू मेल गैमेट्स में डिवाइड हो चुका है और ये ऐसा सिर्फ 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में ही होता है, राइट. तो वहाँ पे तीन सेल्ड कंडीशन हमको देखने को मिलती है. इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स द टू मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब. क्योंकि वो 2 ही अभी सेल्ड कंडीशन है बट हमें 3 सेल्ड कंडीशन उनके भी लानी है 60% में भी. तो जनरेटिव सेल तब डिवाइड करता है जब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होने लग जाती है इनटू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल. इन प्लांट्स विच शेड पॉलन एट द 3 सेल्ड कंडीशन उसमें वेल एंड गुड, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. पॉलन ट्यूब्स कैरी द 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग. जब से पॉलन ग्रेन रिलीज़ हुआ है फ्रॉम एंथर तब से ही उसके में तो 3 सेल्ड कंडीशन है तो कोई दिक्कत नहीं है. पॉलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग. Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropylar end, right, at this end you have to remember, and then enters one of the synogytes through the filiform apparatus. Many recent studies have shown that filiform apparatus present in the micropylar part of the synogytes, they guide the entry of pollen tube. This is one of the very important function of filiform apparatus. ये plus present का होता है synogytes में. All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. From deposition of a pollen on the stigma to reaching of the pollen to the growth of pollen tube and carrying it to the ovule. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? pollen pistil interaction, right? As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process. Dynamic process है जिसमें continuous dialogues होते रहते हैं between the pistil and the pollen, involving pollen recognition followed by promotion और inhibition हो सकता है of the pollen. The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction, even in incompatible pollinations to get desired hybrids. So यहाँ से हम further use कर सकते हैं idea of pollen pistil interaction का कि हम interactions कैसे bring about कर सकते हैं even if वो incompatible type का है, so that हमें नई नई varieties मिल पाए, नए नए hybrids मिल पाए, right. You can easily study pollen germination by dusting some pollen from flowers such as pea, चिकपी, क्रोटोलेरिया, बाल्सम, विंका. ये कुछ प्लांट की स्पीसीज हैं जिससे हम पॉलन को डस्ट करेंगे ऑन द ग्लास स्लाइड एंड और ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन ऐड करेंगे 10% का एंड अबाउट 15-30 मिनट्स के बाद अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे लो पावर लेंस माइक्रोस्कोप में तो हमें पॉलन ट्यूब की ग्रोथ उससे दिख सकती है वेरी क्लियरली. As you shall learn in the chapter on plant breeding, chapter 9, that breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. हम नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम अच्छी वैराइटीज़ में हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं, तो उसके लिए हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कीप ऑन ट्राई करते रहते हैं कि क्या पता कोई सुपीरियर वैरायटी जनरेट हो जाए. तो उसके लिए कमर्शली सुपीरियर वैराइटीज़ जनरेट करने के लिए हम एक मेथड को यूज़ करते हैं जिसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन.
ये एक मेजर अप्रोच है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का, जिसमें हम आर्टिफिशियली अपने डिज़ायर्ड हाइब्रिड्स को प्रिपेयर करते हैं. In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination. That is, contamination मतलब धूल मिट्टी नहीं, बल्कि unwanted plants के pollen, वही pollen से ही हम स्टिग्मा को pollinate करें जो हमें वो superior variety दे सकता है. It is achieved by emasculation and bagging techniques. क्या होते हैं ये? We will see further in detail. In the female parent, if the female parent bears bisexual flowers, दैट इज़ अगर उसमें दोनों टाइप ऑफ फ्लावर्स हैं, मेल भी है फीमेल भी है, तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लोरल बर्ड बिफोर द एंथर डिहाइज यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स इज़ नेसेसरी. तो हमें करना क्या है थ्रू आउट द प्रोसेस कि हमें मेल फीमेल फ्लावर्स हैं, उसमें से जो मेल पार्ट है उसको हमें रिमूव करना है ताकि उससे पॉलेंस जो है वो रिलीज़ होकर के स्टिग्मा पे डिपॉजिट ना हो जाए. हमें और स्टिग्मा पे सिर्फ हमारा डिज़ायरेबल पॉलन ही ट्रांसफ़र करवाना है, राइट. तो हम पहले क्या करेंगे कि एंथर को रिमूव कर देंगे और उस प्रोसेस को हम किसकी हेल्प से करेंगे? फोर्सेप्स की हेल्प से करेंगे. जिस स्टेप को हम क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन. ई मतलब हमें नहीं करना है मस्कुलाइन ग्रोथ वहाँ से रिड्यूस करनी है, राइट. मैस्कुलेशन. Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of the stigma with unwanted plant के pollen grains, right. स्टिग्मा को अब हमें प्रिवेंट भी करना है. अब स्टिग्मा ऐसे ही छोड़ दिया हमने, साइड वाले फ्लावर से तो नहीं हो रहा, सेमी फ्लावर से तो पॉलिनेशन नहीं हो रही, चलो, बट दूसरे प्लांट का तो पॉलन आ सकता है इस पर. तो उसके लिए हमें उसको कवर भी करना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बैगिंग. इसमें हम बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं. व्हेन द स्टिग्मा इज बैग्ड, flower attains receptivity. Mature pollen grains collected from anther of the male parent are dusted on the stigma. अगर वो स्टिग्मा रिसेप्टिव हो चुका है तो हम पॉलन ग्रेन्स अपने डिज़ायरेबल ओपनिंग करके डस्ट कर सकते हैं एंड वापस से उसको रीबैक कर देंगे ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए, राइट. एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप एंड फाइनली हमारा प्रोडक्ट हमको डेवलप करके मिल जाता है. इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर सिर्फ उसमें फीमेल फ्लावर्स ही हैं तो आपको इमैस्कुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है. हम इमैस्कुलेशन तो तभी करते थे कि साइड वाला जो हमारा स्टेमन है उससे कोई पॉलिनेशन ना हो जाए. तो अब वो है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसको आप सीधा क्या कर सकते हैं? बैग कर सकते हैं. जब वो मैच्योर हो जाए तो उस पर अपना डिज़ायरेबल पॉलन ला करके ओपन करके डस्टिंग करके फिर रीबैग कर सकते हैं. देयर इज़ नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन. द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन्स. When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using the desirable pollen and the flower is rebagged. And finally हमें desirable product हमारा मिल जाता है, right? Double fertilization. After entering one of the synergids, the pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of synergids. हमने pollination देख लिया है जिसमें pollen pistil interaction के बाद डायरेक्ट हमारा मेल गैमीट अब जो है कॉन्टैक्ट में आने वाला है विद द फीमेल गैमीट, राइट. तो वो पास किसके थ्रू करेगा? सबसे पहले सिनर्जिड्स के थ्रू, एंड ये फाइनली रिलीज होगा इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स, राइट. दोनों के दोनों मेल गैमीट्स. कैसे? जैसे कि इस डायग्राम में हम देखें तो सिर्फ लोअर व्यू बना रखा है, दैट इज़ माइक्रोपाइलर एंड शो किया है इन्होंने. ये सिनर्जिड्स है हमारी दो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिनर्जिड की एंड ये हमारे एम्ब्रियोसैक की. दिस इज़ आर सेंट्रल सेल, ये एग सेल है हमारा, उसका न्यूक्लियस. ये फिलीफॉर्म अपैरेटस है सिनर्जिड्स में. ये हमारा पोलन ट्यूब है थोड़ा सा, जिसमें वेजिटेटिव सेल है और उसका न्यूक्लियस हमें दिख रहा है. एंड मेल गैमीट्स है ये दोनों जो रिलीज़ हुए हैं. एंड फाइनली एज वी कैन सी ये पोलन ट्यूब की थोड़ी और ग्रोथ हुई है एंड ये डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स हमारे को साइड में दिख रहे हैं. एंड हमारा जो पॉलन ग्रेन्स थे दैट इज़ मेल गैमेट्स वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं. एक यहाँ पर हमारे एग सेल के पास आ चुका है एंड दूसरा जा चुका है विद द पोलर न्यूक्लियाई टू फ्यूज़. एंड यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होगा, यहाँ पे हमारा सिंगेमी का प्रोसेस चलेगा. One of the male gamete moves towards the egg cell and fuses with the nucleus to complete syngamy, right. egg cell के साथ syngamy होगी and it results in the formation of a diploid cell जिसको हम zygote कहेंगे. While the other male gamete जो होगा वो move करेगा towards the two polar nuclei located in the central cell and fuses with them to form a triploid primary endosperm nucleus in the primary endosperm cell. इसमें एक एडिशनल चीज़ ये है कि जो दो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं वो जस्ट बिफोर ट्रिपल फ्यूजन आपस में फ्यूज़ करके एक सेकेंडरी न्यूक्लियाई बना लेती हैं.
तो एक्चुअली में वो सेकेंडरी न्यूक्लियर फ्यूज़ करता है विद द स्मेल गैमेट एंड ट्रिपल फ्यूजन होता है, जिसके बाद हमें एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस देखने को मिलता है। एज दिस इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, दैट इज 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई और एक हमारा मेल गैमेट, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन दैट इज सिंगमी और ट्रिपल फ्यूजन एक साथ टेक प्लेस करते हैं इन दिस एम्ब्रियो सैक, इट इज़ कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है यहाँ पे। क्लियर? इट इज़ अ यूनिक इवेंट टू द फ्लावरिंग प्लांट्स। ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ हमें एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। द सेंट्रल सेल एंड द ट्रिपल फ्यूजन, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है, एंड डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म, वाइल जाइगोट जो होगा वो फर्दर डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है, जस्ट इन द केस ऑफ जैसे एनिमल्स होता है, राइट। ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन का हम देखें सीन तो क्या होता है कि एंटीपोडल सेल्स जो 3 थे हैप्लॉइड से हमारे चैलेंजर लैंड पे वो डीजेनरेट कर जाएंगे, सिनर्जिट्स जो थे वो डीजेनरेट कर जाएंगे, और यहाँ पे हमारा डबल फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब यहाँ पे जब सिंगमी हुई तो जाइगोट बना 2n, एंड ये अब इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंड इसमें हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, एंड फाइनली ये क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म, दिस फॉर्म्स एंडोस्पर्म, दिस फॉर्म्स द एम्ब्रियो, राइट। और ये ग्रोथ ऑफ हमारे एम्ब्रियो है, कैसे, ये जाइगोट होगा, जाइगोट के बाद 2 फर्दर डिविजन्स होंगे, दैट इज़ माइटोसिस, बहुत सारे माइटोसिस होंगे अब इसकी ग्रोथ के लिए, तो एम्ब्रियो बनने के लिए, एंड इसमें पहला हमारा प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर ग्लोबुलर, ऐसा था ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है जिसमें अपर पार्ट को सस्पेंसर कहते हैं, जिसके थ्रू ये हेल्ड होता है, एंड फाइनली हमारे पास मेच्योर एम्ब्रियो बन जाता है, जिसके पास ये ऊपर की नेक वाला पार्ट जो है वो सस्पेंसर होगा, ये रेडिकल होगी, ये 2 हमारे को कॉटिलिडन्स दिख रहे हैं, दैट इज़ एक डाइकॉट की हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो 2 कॉटिलिडन्स बन रहे हैं, ये प्लीम्यूल वाला रीजन होगा जिससे शूट बनेगा, रेडिकल वाला रीजन ये है जिससे हमें रूट्स बनती हुई दिखती हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद के कौन कौन से इवेंट्स हैं, इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होगी, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स सीड्स में मैच्योर हो जाएंगे, ओवरीज फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये सारे इवेंट्स जो हैं ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाले इवेंट्स हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म एक तरीके से रिजर्व्ड फूड के लिए की तरह काम करता है, तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, एंड उसके पर्पज़ के लिए हम एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पहले कराते हैं ताकि वो डेवलप्ड चीज़ उसको मिले, राइट। जब तक सीड जर्मिनेट नहीं करती तब तक वो उसके थ्रू न्यूट्रिशन अपना डिराइव करता रहे। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिपल एंडोस्पर्म टिश्यू, तो हमारा जो ट्रिपल फ्यूजन कहाँ पे हुआ था, सेंट्रल सेल में हुआ था, राइट, तो वहाँ पे का सेल जो होगा वो रिपीटेडली डिवाइड करेगा एंड एंडोस्पर्म टिश्यू बनेगा। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व्ड फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, राइट। ये पर्पज़ है कि हमारा एंडोस्पर्म क्यों पहले ग्रो करता है एज कम्पेयर टू द एम्ब्रियो। In the most common type of endosperm development, the primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear divisions to give rise to the free nuclei. सबसे पहले क्या होगा, फ्री न्यूक्लियाई बनती हैं जैसे कि हमने एम्ब्रियोसैक में देखा है, और उसके बाद द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा क्योंकि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, कोई हमारे पास सेल वॉल नहीं बन रही उसके आजू बाजू में, 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे होता जा रहा है, राइट। सब्सिक्वेंटली फिर उसके बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर। पहले वो फ्री न्यूक्लियर था, अब सेलुलर हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर सेल की डेवलपमेंट हो चुकी है, दैट इज न्यूक्लियस भी है एंड सेल वॉल भी है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली, और फ्री न्यूक्लियाई कितने बनते हैं, कितने ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं, वो वेरी करता है। The coconut water from tender coconut you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm. तो नारियल पानी जो होता है वो सब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स ही होते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होती हैं, एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल इज कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म, जिसमें जो हम सॉलिड सेल स्ट्रक्चर वाइट कलर का खाते हैं दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म एंड नथिंग एल्स, राइट। द एंडोस्पर्म में ईदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, फॉर एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट और बीन्स। इसमें मतलब कि जब एम्ब्रियो हमारा ग्रो कर रहा है तो उसने पूरे एंडोस्पर्म को खा लिया, ख़त्म हो गया बिल्कुल वो पी, ग्राउंडनट और बीन्स में। बट
और कुछ में ये बचा भी रह सकता है, मतलब एम्ब्रियो ग्रो भी कर गया पर एंडोस्पर्म कुछ बचा हुआ है, जैसे कि कैस्टर के केस में होता है, कोकोनट के केस में होता है। एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, आफ्टर सीड जर्मिनेशन ऑल्सो ये थोड़ा बचा रह सकता है इसमें। Split open some seeds of castor, peas, beans, groundnut, fruit of coconut and look for endosperm in each case. Find out whether the endosperm is persistent in cereals, wheat, rice, maize. तो yes, wheat में भी, राइस में भी, मेज में भी हमें persistent एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। कोकोनट तो हम जब खाते ही हैं तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म खाते हैं, तो डेफिनेटली वो एंडोस्पर्मिक होता है कोकोनट, राइट, आफ्टर इवन आफ्टर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बाद भी। व्हाट इज़ दिस? इसमें हमें एक एम्ब्रियो की इमेज दिखाई गई है जिसमें ये दो हमारे को कॉटिलिडन्स दिख रहे हैं। दिस इज़ द रेडिकल पार्ट, रूट कैप, क्योंकि यहाँ पे रूट बनने वाली है। दिस इज प्लिम्यूल जिससे शूट बनने वाला है, एंड दिस टू आर कॉटिलिडन्स, एंड दिस बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल एंड अबव पार्ट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। क्लियर? एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, राइट, हमने सब कुछ माइक्रोपाइलर एंड पे ही देखा है। नथिंग वी हैव सीन एट चैलेजल एंड एक्सेप्ट एंटीपोडल सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। सिंस जाइगोट वहाँ पर बना है तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी वहीं होनी है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए फूड रिजर्व की तरह काम करता है। इट इज़ एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड assured nutrition to the developing embryo. Clear? Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development, embryogeny क्या होता है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस जो होती हैं उसको कहते हैं, आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट और डाइकॉट। इसके लिए सिमिलर क्या, पहले जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनेगा, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, देन मैच्योर एम्ब्रियो। ये फ्यू पहले की स्टेजेस हैं जो वो सिमिलर होती हैं दोनों मोनोकॉट और डाइकॉट में। दिस जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो, globular embryo, heart-shaped embryo and mature embryo. Clear? A typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis जिसमें दो cotyledons होंगे. The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is called epicotyle and below the level of cotyledon is called as hypocotyle. Epicotyle जो होगा वो terminate करता है into a plumule जिससे हमें shoot tip मिलती है, that is shoot की development होती है। एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज हाइपोकोटाइल जो टर्मिनेट करता है एट द लोअर एंड जहाँ पे रेडिकल बनते हैं या रूट टिप बनती है। द रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप जो जिसके फंक्शंस हमने मॉर्फोलॉजी में देख रखे हैं। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉटिलिडन्स पोजेस ओनली वन कॉटिलिडन इन द ग्रास फैमिली, द कॉटिलिडन इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। देखो मोनोकॉट्स में सिर्फ एक कॉटिलिडन होगा, ठीक है, बट ग्रास फैमिली में हम इस एक कॉटिलिडन को क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं। दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स वन साइड, दैट इज लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये याद रखना है कि ये वन साइडेड होता है हमेशा। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप इनक्लोज्ड इन द अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कॉलियोरिजा। ये याद रखना है कि रेडिकल के और रूट कैप के ऊपर की कवरिंग को क्या कहते हैं, कॉलियोरिजा। डबल आर इंडिकेट्स कि ये रूट के ऊपर का है। एंड इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये अनडिफरेंशिएटेड होगा, नॉट डिफरेंशिएटेड। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज एपिकोटाइल। तो हमने देखा है कि कॉटिलिडन के लेवल के ऊपर का जो भी पार्ट होता है उसको हम एपिकोटाइल कहते हैं। एंड इट हैज़ द शूट एपेक्स एंड फ्यू लीफी प्राइमोडिया जिससे प्लूम्यूल बनता है एंड प्लूम्यूल से पूरा शूट एपेक्स बनता है, प्लस उसमें रूट्स भी होती हैं जो एनक्लोज्ड होता है इन अ होलो फोलियर स्ट्रक्चर कॉलियोप्टाइल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि होलो फोलियर स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, कॉलियोप्टाइल को। अनडिफरेंशिएटेड शीथ किसको कहते हैं, कॉलियोरिजा को। सोक अ फ्यू सीड्स इन वाटर से ऑफ व्हीट, मेज, पीज, chickpea, groundnut overnight. Then split the seeds and observe the various parts of the embryo and the seeds that we have already seen. This is the diagram of एम्ब्रियो ऑफ अ ग्रास दैट इज मोनोकॉट, राइट। स्क्यूटेलम हमने जैसे कि देख सकते हैं ये लेटरल है, बिल्कुल एक साइड में है। दिस इज कॉलियोप्टाइल दैट इज हमारे शूट एपेक्स की कवरिंग। नीचे को रेडिकल है और उसकी कवरिंग कॉलियोरिजा। एपीब्लास्ट इज द रिड्यूस्ड सेकेंड कॉटिलिडन पार्ट, ठीक है। ये एपीब्लास्ट है, ये स्क्यूटेलम है, इसमें डिफरेंस याद रखना है और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सीड इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन।
हमने दो फाइनल प्रोडक्ट्स देखे हैं, पहला फ्रूट एंड सेकेंड इज द सीड विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट. इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. हम सीड को और क्या कह सकते हैं कि ये ओव्यूल से ही तो बना है बट फर्टिलाइजेशन के बाद बना है. सो इट इज़ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स, इनसाइड फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स के अंदर ही बनते हैं. सीड्स टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कॉटिलिडन एंड एन एम्ब्रियो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है. सीड कोट उसकी कवरिंग के लिए, कॉटिलिडन जिसमें फूड रिजर्व स्टोर होता है, एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी जिसके ऊपर नीचे हम एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं. द कॉटिलिडन्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक आर सिंपल स्ट्रक्चर्स. कॉटिलिडन्स होते क्या है एक्चुअली में, दे आर जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स. उसमें सिर्फ और सिर्फ फूड की स्टोरेज होती है जैसे कि लेगूम्स में होता है, राइट. मेच्योर सीड्स में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस. एक्स एल्ब्यूमिनस मतलब कि उसमें एल्ब्यूमिन प्रेजेंट नहीं है. एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म. एज द नेम सजेस्ट कि इसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, राइट. इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, पी ग्राउंडनट, बीन्स, पी ग्राउंडनट एंड बीन्स भी है, राइट. एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होंगी, जिनके पास थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बचा रहता है, कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल व्हीट, मेज, बार्ली, कोकोनट, कैस्टर, क्लियर. ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट होता क्या है कि यहाँ पे न्यूसेलस के थोड़े पार्ट्स परसिस्टेंट हो जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म, क्लियर. पेरिस्पर्म इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि बीट और ब्लैक पेपर इसके एग्जाम्पल्स हैं. इंटेगमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट. इंटेगमेंट्स जो पहले प्रेजेंट थे, आउटर इनर इंटेगमेंट्स ऑफ द ओव्यूल, वो अब ओव्यूल सिंस सीड में कन्वर्ट हो चुका है तो ये इंटेगमेंट्स सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएंगे. द माइक्रोपाइलर एंड रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट. तो माइक्रोपाइल जो ओपनिंग थी थोड़ी सी इन द ओव्यूल वो अभी भी रहती है. वाई, क्योंकि ये फैसिलिटेट करती है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन. जर्मिनेशन के लिए सीड को जब प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो उसमें वाटर अब्जॉर्ब कर करके ही तो सीड ग्रो करेगी, रेस्पायर करके तो वो भी ग्रो करती है, अलाइव रहती है, राइट. तो उन सब के एंट्रेंस का पाथवे बन जाता है माइक्रोपाइल हमारा. एज द सीड मैच्योर्स इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड द सीड बिकम्स रिलेटिवली ड्राई. 10 to 15% ऑफ मॉइस्चर बाई मास इसमें सिर्फ बच जाता है पानी. एज द सीड ग्रोज ये डोमेंसी की स्टेज में जाती है, उसके बाद ही जर्मिनेशन होता है, राइट. तो इसका वाटर कंटेंट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है. द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन, वो भी थोड़ा कंजम्पशन थोड़ा कम कर देता है अपना न्यूट्रिशन का. द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिव स्टेट कॉल्ड एज डोरमेंसी, क्लियर. डोमेंसी भी फेस कर सकता है. और इफ़ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल तो वेल एंड गुड, एडिक्वेट मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन सुटेबल टेम्परेचर अवेलेबल है तो वो जर्मिनेट कर जाएगा. एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड्स द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट. ओव्यूल सीड में बना और ओवरी फ्रूट में डेवलप हो गया. दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली, साथ साथ ही होता है. द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट जिसको हम पेरिकार्प कहेंगे. कार्प इज द वर्ड रिलेटेड टू फ्रूट एंड पेरी उसकी कवरिंग, पेरी वर्ड पेरिकार्डियम, लाइक दिस, पेरीफेरी के लिए वो यूज़ होता है. द फ्रूट्स में भी फ्लैशी जैसे कि गुआवा, ऑरेंज, मैंगो. फ्लैशी फ्रूट्स क्या होते हैं, मतलब जो जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है. गुआवा, ऑरेंज, मैंगो इसके एग्जाम्पल्स हैं. ड्राई जैसे कि ग्राउंडनट, मस्टर्ड, बहुत हार्ड से इनके सीड्स होते हैं. मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म्स फॉर डिस्पोजल ऑफ द सीड्स. Recall the classification of fruits and their disposal mechanism that you have studied in the earlier classes. And is there any relationship between the number of ovule in the ovary and number of seeds present in a fruit? तो यस, रिलेशन होता है. नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि उतने ही उस पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ सीड्स बनने वाले हैं, राइट. इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं वो डिजेनरेट एंड फॉल ऑफ कर जाते हैं. जैसे कि हमारे पेटल्स, सेपल्स, वो तो डिजेनरेट ही कर जाने. एक्चुअली में तो हमारा जो मेल और फीमेल पार्ट्स थे वही मिल करके फ्रूट्स और सीड्स बन जाते हैं. हाउएवर इन अ फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एक्सेट्रा द थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन एंड सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स. फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, जिनके में ओवरी ही नहीं बल्कि अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं फ्रूट फॉर्मेशन में, जैसे कि थैलेमस कर गया. एंड इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जैसे स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एंड
एप्पल, क्लियर। ये कुछ ही फ्रूट्स में होता है, ये याद रखना है, ठीक है। फ्यू स्पीसीज में ही होता है। अगर ये मोस्ट ऑफ द स्पीसीज कर दिया तो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी। कुछ ही बट बहुत सारे कुछ ही फ्रूट्स हमारे फॉल्स फ्रूट्स होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द फ्रूट्स जो होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं, वो एक्चुअली पूरा टोटली ओवरी से डेवलप कर रहे होते हैं। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देर आर अ फ्यू स्पीसीज इन विच फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। जैसे बनाना, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, पार्थिनोकार्पे इंड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। जैसे कि ऑक्सिन हमने पढ़ा है कि ऑक्सिन को अगर अप्लाई कर दिया तो पार्थिनोकार्पी हो जाते हैं इन टोमेटो, राइट। एंड सच फ्रूट्स आर कॉल्ड सीडलेस फ्रूट्स। जैसे बनाना, टोमेटो भी सीडलेस, टोमेटोज भी अब आने लग गए हैं बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन ओवर देयर। In this diagram we are shown ये दो cotyledons है, that is very much clear from this diagram only। ये microphylla end है। इस diagram में एक है seed coat, this is the endosperm, entire endosperm से ये coated है, and this is the cotyledon, right। ये इसका hypocotyle end है। this is the shoot apical meristem, जैसे शूट बनने वाली है, and this is the root tip। ये एक मेज का डायग्राम है, ये हमारी मॉर्फोलॉजी में भी है कि ये पेरिकार्प है, दिस इज एंडोस्पर्म, दिस इज द स्क्यूटेलम दैट इज इट्स सिंगल कॉटिलिडन। ये कॉलिप्टाइल है अपना, दिस इज कॉलियोरिजा, एंड उसके अंदर रेडिकल, कॉलिप्टाइल के अंदर प्लम्यूल देखने को मिल रहा है। एंड दिस वन इट इज़ ऑफ अनियन, ये सीड कोट है, दिस इज कॉटिलिडन एंड दिस इज एंडोस्पर्म जो साइड में बचा हुआ है। ये शूट एपिकल मेरिस्टम है जिससे शूट बनेगी, एंड दिस इज हाइपोकोटाइल रूट एक्सेस, और उसके नीचे रूट टिप है। ये हमको फॉल्स फ्रूट शो कर रखा है, दैट इज़ एप्पल, जिसमें थैलेमस ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है फ्रूट बनाने में। सो दिस इज़ एप्पल जिसमें ये फॉल्स फ्रूट है क्लियरली, क्योंकि इसमें थैलेमस ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। दिस आर द सीड्स, जिसमें हमें दो पार्ट याद रखने की, एक्सोकार्प जैसा इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें मेसोकार्प पार्ट है एंड उसके अंदर का एंडोकार्प पार्ट है। दिस इज स्ट्रॉबेरी जिसमें अगेन थैलेमस का कंट्रीब्यूशन है। सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स। सीड्स के बहुत एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट कि सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, उनमें वाटर की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। बट सीड फॉर्मेशन इज़ मोर डिपेंडेबल, क्यों? क्योंकि इसको वाटर की डिपेंडेंस है। तो अगर आप वाटर की सप्लाई दोगे तो ये जर्मिनेट करेगी, नहीं दोगे तो ये सीड डोमेंसी में चली जाएगी। वेरी इजी। इसका कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि ये वाटर पे डिपेंड करती है। सो अकॉर्डिंग टू योर विश, योर विल, यू कैन यूज़ इट, पानी दे सकते हो तो ये उसी टाइम पे जर्मिनेट करेगी। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पोजल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज। सीड एक बहुत बेटर डिस्पोजल ऑप्शन होता है, उसको आप कहीं पर भी डिस्पोज करवा सकते हो, एंड एनिमल्स भी उसको डाइजेस्ट करके कहीं भी डिस्पोज करवा सकते हैं। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व्स, योर सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। तो सीड के अंदर जो सीडलिंग्स होती हैं उनको नरिशमेंट मिलती रहती है कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सीड डॉर्मेंसी, राइट। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो, being the product of sexual reproduction, the they generate the new genetic recombinations which lead to variations। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही है। सीड्स आर द बेसिस ऑफ आर एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा बेस फॉर्म करती हैं। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मेच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ द सीड्स। येस, अगर डिहाइड्रेशन नहीं होगी, वाटर स्टोरेज उसमें थोड़ा कम नहीं होगा एंड डोमेंसी की सिचुएशन नहीं होगी, तो हम उसको स्टोर कैसे कर पाएंगे? एंड हमें कंटिन्यूसली उसको शो करना पड़ेगा इन आर फील्ड्स, जो पॉसिबल नहीं होता, विच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। एक साल हमने उसको यूज़ किया एंड नेक्स्ट सीजन के लिए हमने सीड स्टोर कर दी, राइट। Can you imagine agriculture in the absence of seeds? Definitely not. Or in the presence of seeds which germinate straight away soon after the formation and can't be stored. ऐसा तो possible ही नहीं है। How long do the seeds remain alive after they are dispersed? वो depend करता है, right, कि उनके में content कितना है। वैसे जैसे हमने pollen की viability पढ़ी है, वैसे seeds की भी viability होती है। In a few species, the seeds lose viability within
विदिन अ फ्यू मंथ्स ही वायबल पीरियड उनका खत्म हो जाता है. द सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लिव फॉर सेवरल ऑफ ईयर्स. तो आपको सबसे ज़्यादा ये याद रखना है कि कुछ ही स्पीसीज होती हैं जो विदिन मंथ्स लूज कर देती है अपनी वायबिलिटी, बट मैक्सिमम ऑफ द सीड्स जो होती हैं वो अलाइव होती हैं फॉर सेवरल ईयर्स. सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. देयर आर द रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वाइबल सीड्स. बहुत सारी हमने सीड्स के रिकॉर्ड हैं हमारे पास जो बहुत ओल्ड हैं बट स्टिल दे आर वायबल. जैसे कि ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ द ल्यूपिन आर्टिकस. एक ल्यूपिन प्लांट है, ल्यूपिन आर्टिकस का, जो एक्सकवेट कहाँ से किया गया था, आर्कटिक टुंड्रा जगह है वहाँ से मिला ये. द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड इवन आफ्टर 10,000 ईयर्स ऑफ डोमेंसी. इसका जब हमने कार्बन डेटिंग किया तो ये 10,000 ईयर्स ओल्ड मिली. और रिसेंट वन इज़ ऑफ 2,000 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड जो हमें फिनिक्स डक्टाइला का मिला है, किंग हेरोड्स का, जब हम डेड सी के पास एक्सकवेशन कर रहे थे तब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में मिला. आफ्टर completing a brief account of sexual reproduction of flowering plants, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plants by asking the following questions. कि how many eggs are present in an embryo sac? Generally एक ही present होता है. How many embryo sacs are present in an ovule? Generally one is present. How many ovules are present in an ovary? That depends कि एक होगा या दो होगा, right? या बहुत सारे भी हो सकते हैं जैसे कि पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स में. हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन टिपिकल फ्लावर? वन. हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन अ ट्री? मल्टीपल ऑफ फ्लावर्स कैन बी प्रेजेंट. सो कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स. जैसे कि ऑर्किड, इसमें बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स होती हैं. और बांके, स्ट्राइगा, ये सारे पैरासिटिक स्पीसीज हैं. फीकस बेंगालेंसिस जो बनियान का ट्री होता है उसमें भी बहुत सारी बिलियंस ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होती हैं. Apomixis and polyembryony. Although seeds in general are the product of fertilization of few flowering plants such as some species of Asteraceae and grasses. Asteraceae किसकी family है? Sunflower की family. And grasses, they have evolved the special mechanism to produce a seed without fertilization. हमने पार्थेनोकार्पी पढ़ा था जिसमें फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा था. नाउ हियर इज सीड की फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन जिसको हम अपोमिक्सिस कहते हैं. व्हाट इज द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड? यस, parthenocarpy. Thus, apomixis is a form of asexual reproduction which mimics the sexual reproduction. ये आपको याद रखना है कि ये asexual reproduction का टाइप है जो sexual reproduction को mimic करता है. There are several ways of development of apomictic seeds. In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization. That is, न्यूसेलस से डायरेक्टली वो हमारा एम्ब्रियो बन जाता है without any reduction division. So, more often in many citrus and mango varieties, some of the nucellar cells surrounding the embryo sac starts dividing and वो nucellar cells protrude into the embryo sac कर जाते हैं, embryo sac के अंदर enter करते हैं and develop into the embryos. In such species, each ovule contain many embryos. तो उस केस में embryo sacs जो होते हैं वो ढेर सारे बनते हैं प्लस बहुत सारे embryos बनते हैं. Occurrence of more than one embryo in a seed is called polyembryony. Poly मतलब बहुत सारे embryos उसमें हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, उसको स्क्वीज करो बहुत सारी सीड्स मिलती हैं. दैट इंडिकेट्स कि उसमें बहुत सारे एम्ब्रियो थे, राइट. व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ अपोमिक्टिक एम्ब्रियोज? कैन दे बी कॉल्ड क्लोन्स? यस, डेफिनेटली, बिकॉज दे आर द प्रोडक्ट ऑफ दे आर अ मेथड या फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली. तो क्लोन्स क्यों नहीं कहलाएंगे? एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपीज ही तो होंगी. हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड. क्लियर है, अभी ये ट्रेंड तो है. Cultivation of hybrids has tremendously increased the productivity. Hybrids क्योंकि बहुत ज़्यादा productivity में boost लाते हैं. One of the problem of hybrid is that hybrid seeds have to be produced every year. But there is a problem कि hybrid seeds जो होती हैं वो every year you have to sow it in your field and आपको उसको उगाना पड़ेगा. If the seeds collected from the hybrids are sown in the plant the plants in the progeny will segregate and do not maintain the hybrid characters. अगर प्रोजनी में वो सेग्रीगेट कैरेक्टर्स हो जा रहे हैं बार बार तो इसके लिए हमें वो कंटिन्यूसली उनको हमें क्या करना पड़ता है? सो करना पड़ता है. द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स बट इज़ कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स. सो इफ़ द हाइब्रिड्स आर मेड इनटू अपोमिक्टिक, तो वी हैव प्लान्ड कि अगर हाइब्रिड्स को हम अपोमिक्टिक में कर दें तो कोई सेग्रीगेशन ही नहीं होगी एंड ईयर्स बाय ईयर्स हम उसको यूज़ कर पाएंगे एंड ही डज़ नॉट हैव टू बाय द हाइब्रिड सीड्स एवरी ईयर.
वो हाइब्रिड सीड का करेक्टर उसी अपोमेक्टिक सीड में कैद हो जाएगा और हम उसको यूज़ कर पाएंगे. Because of the importance of apomixis in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic genes and into a hybrid variety. Thank you.